नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल KGM कक्षा पर। मैं गजेंद्र लैब स्टूडेंट सिलेक्टेड आपका स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में। हम आपको लैब असिस्टेंट 2022 वैकेंसी के लिए बायोलॉजी की बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं इस YouTube चैनल पर। तो आप अगर 12वीं साइंस पास आउट विद्यार्थी है और आप अगर नौकरी लगने की चाहत रखते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छी नौकरी लगने की चाहत रखते हैं, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्लास कंप्लीट लीजिए। उसके बाद में आपको जैसा भी रिस्पॉन्स आता है, जो भी आपको लगता है वो आप नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो। आप स्वतंत्र है, आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लिखे, बुरा लगता है तो बुरा लिखे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सेल बायोलॉजी की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने सेल बायोलॉजी में कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उनके माँ बाप की, उनके वंश के बारे में बात की थी। उसके बाद में क्या क्या पढ़ेंगे, सेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस किस ने किया था, सेल की जो सेल थ्योरी है वो हम देख चुके थे। आज हमारा टारगेट क्या है, क्योंकि दोस्तों मेरी आदत है, मैं आपको बिल्कुल टारगेट दूंगा कि हम आप यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले, इस चैप्टर का ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले, उसी के हिसाब से चलेंगे हम। तो हम लैब असिस्टेंट 2022 के लिए आज का टारगेट क्या है हमारा, एक तो नई सेल थ्योरी पढ़नी है हमें, फिर उसके बाद में शेप और साइज पढ़ने, शेप एंड साइज ऑफ सेल, भाई कोशिका के आकार और आकृति के बारे में बात करनी है। उसके बाद में हमें तीसरा पॉइंट लेना है, टाइप ऑफ द सेल। तो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों मैं ले रहा हूं न्यू सेल थ्योरी। पहला पॉइंट जो है वो क्या है, न्यू सेल थ्योरी। भाई जो स्लाइडेन और श्वान के बाद में नई सेल थ्योरी जो आई थी उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये 1855 में आई थी, ये डेटा आपको ध्यान रखना है। न्यू सेल थ्योरी किसने दी थी, ये गिवन बाय रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1855 में, यानी रूडोल्फ विर्चो ने 1855 में क्या दिया, नई सेल थ्योरी दी। इस नई सेल थ्योरी के अनुसार इसमें कहा गया, इसने लैटिन भाषा में एक शब्द दिया था, उसका मतलब था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये कहा था इसने, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है, इसका मतलब था ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। कि कल एक सवाल आ रहा था हमारे दिमाग में कि सर ये जो नई सेल बन रही है, मैंने कहा था बच्चा इतना सा है उससे इतना बड़ा हो जाता है तो उसमें कुछ नई कोशिकाएं बन रही होगी, तो नई कोशिकाएं कैसे बनती है, इस चीज का स्लाइडेन श्वान नहीं पता लगा पाए थे। उनके लिए कौन आए, रूडोल्फ विर्चो। कब आए, 1855 में। क्या दी, नया कोशिका सिद्धांत दिया। क्या कहा उसमें कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उसका मतलब निकाला लोगों ने क्या, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। जैसे कि हमारी कोशिका है यार, एक कोशिका विभाजित होकर ही तो दूसरी कोशिका बनाती है ना, मतलब एक कोशिका है ये डिवीजन करेगी और दो कोशिकाएं बनाएगी, तो ये इन दोनों की उत्पत्ति क्या है, इस पूर्ववर्ती कोशिका से नहीं है क्या, फिर ये आगे डिवीजन करेगी, दो कोशिका ये बनाएगी, दो ये बनाएगी, ऐसा नहीं होगा क्या, अरे ऐसा ही होगा क्या। तो इसका मतलब यही बात ही है क्या कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, मतलब इसकी उत्पत्ति से, इसकी इससे पहले वाली से, इसकी इससे पहले वाली से, इसका मतलब ये होता है ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, मतलब ये आप ये यहाँ तक मैं बता देता हूँ आपको, ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसके साथ में इसने क्या किया, जो स्लाइडेन और स्वान थे उनकी थ्योरी को काम में ले लिया।
अपनी एक उसकी कमी को पूरा किया और अपने नाम क्रेडिट ले लिया। भाई ओमनी सेलुला ई सेलुला बताने के बाद में उन्होंने जो नई सेल थ्योरी दी उसके रूप से क्या था, उसके इसके अनुसार, इस नई सेल थ्योरी के अनुसार क्या थी, एक तो इसके अनुसार बातें जो थी वो बता देता हूं मैं आपको। ये नई सेल थ्योरी कहती है कि जो सभी जीव होते हैं, सभी जीव किससे बने होते हैं, कोशिका व कोशिका के उत्पादों से बने होते हैं। और दूसरी बात इन्होंने कही कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। और ये दो बात ही मानी जाती है नई सेल थ्योरी जो है उसके अनुसार। भाई नई सेल थ्योरी में रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में नई सेल थ्योरी दी, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि सभी जीव किससे बने होते हैं, कोशिका से या उसके उत्पादों से, कोशिका के उत्पादों से बने होते हैं। और जो नई कोशिकाएं बन रही है वो कहां से बन रही है, उनका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। आप कोष्टक में विभाजन लिख सकते हो कि जो विभाजन होता है वो ऐसा होता है, एक कोशिका का विभाजन हुआ, दूसरी कोशिका बनी, फिर इसका विभाजन होगा, उससे आगे की पूरी कोशिका बनेगी। तो मतलब इसका निर्माण इससे हुआ है, ये इसकी पूर्ववर्ती, इसका निर्माण इससे पहले वाले से हुआ है। समझ में आ गई बात, रुडोल्फ विर्चो क्या कहना चाह रहे हैं। और ये सवाल है ना, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये किसने कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये किसने कहा, या फिर ये नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, ये किसने कहा। ये सवाल कई बार, एक बार नहीं, किस में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड, वैसा फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और भी अदर एग्जाम में आ चुका है कि ये किसने कहा, या पूर्ववर्ती निर्माण कोशिकाओं के अनुसार होता है, ये किसने कहा, या रुडोल्फ विर्चो ने नई कोशिका सिद्धांत में क्या दिया। ये सवाल कई बार आ चुका है, एक बार नहीं हजारों बार। ठीक है, तो इस सवाल को ध्यान रखना, हो सकता है आपकी बार आपके लेवल असिस्टेंट एग्जाम में आ जाए। ओके, आगे चले। अब हमने सेल थ्योरी कंप्लीट कर ली। सेल थ्योरी के अनुसार स्लाइडेन और श्वान को पढ़ लिया था हमने। आज हमने पढ़ लिया क्या, सेल थ्योरी में जो रुडोल्फ विर्चो है उनको पढ़ लिया कि उन्होंने क्या कहा, किस चीज के लिए कहा। अब आपने ये रट तो रखा है कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, परंतु क्या मतलब है इसका वो समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था, ये डिफरेंस आप पैदा कर लो। आप सोचो कि मुझे इस चीज के बारे में पहले सोचा था कि मैंने कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कैसा होता है। भाई साहब बायोलॉजी समझ में तभी आएगी जब आपको ये चीज, आप इसको मंथन करोगे, इसका चिंतन करोगे। इस बायोलॉजी की चिंता मत करो, चिंतन करो कि पूर्ववर्ती कोशिका का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या कहना चाह रही है ये। इसका मतलब है कि पूर्ववर्ती कोशिका, आपके दिमाग में आना चाहिए सेल डिवीजन। भाई अरे यार, इतना सा बच्चा इतना बड़ा होगा तो सेल डिवीजन होगा, कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन से क्या होता है, नई कोशिकाएं बनती है। नई कोशिका, इसका मतलब वो किससे बन रही है, पूर्ववर्ती कोशिका से बन रही है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। इसके बाद में आप जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाओगे, खुद चाह के भी नहीं भुला पाओगे। सही बता रहा हूं मैं। अब देखो, अब आगे देखते हैं हम अगला पॉइंट, शेप और साइज। इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लेना। अब हम बात करेंगे कि शेप की, कि शेप कैसी होती है कोशिका की। तो कोशिका की कोई इकाई होगी, मतलब सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, लंबी कोशिका कौन सी होती है, ये चीजें हमें पढ़नी है। अब हमें दूसरा पॉइंट लेना है, क्या दूसरा पॉइंट क्या है, शेप ऑफ द साइल। शेप ऑफ द सेल। तो कोशिका का जो आकार है वो कैसा कैसा हो सकता है, आकृति के बारे में, या साइज की बात कर लेते हैं। पहले साइज की कर लेते हैं हम। सेल या कोशिका का आकार।
तो साइज की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल की अगर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसकी भी कुछ वेराइटीज होती है, इसकी भी स्पीसीज होती है। इसमें आता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमम, ये सबसे छोटी क्या होती है? कोशिका होती है। इसी का दूसरा नाम, इसी को क्या कहा जाता है? PPLO, मतलब प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसी को कहा जाता है। इसका साइज की अगर मैं बात करूं तो इसका साइज है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा का साइज दो जगह अलग अलग दे रखा है। जो सेल वाला चैप्टर है उसमें डायग्राम में तो उन्होंने बोल रखा है 0.1 माइक्रोमीटर होता है, और जो थ्योरी है उसमें बोल रखा है 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर या 0.1 माइक्रोमीटर। अब आप कहोगे कि सर फिर तो हमें कौन सा मानना पड़ेगा? ये तो क्या है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, जो एनसीईआरटी की थ्योरी है उसमें ये माना है, और जो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम में क्या माना है? ये माना है। तो आपको मोर करेक्ट मानना है ये क्या है? मोर करेक्ट है। मोर करेक्ट इसलिए मानेंगे हम, डायग्राम में गलती हो सकती है एनसीईआरटी से, थ्योरी में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ये मानेंगे कि डायग्राम में मिसप्रिंट हो सकता है लेकिन थ्योरी में सही माना जाता है। तो आपको या तो दोनों ऑप्शन एक साथ मिलेंगे नहीं, मैक्सिमम चांस तो यही होगा। उसको भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है, एनसीईआरटी से पेपर बनाएगा वो कि हाँ यहाँ पर ये 0.3 है और 1.1 है, तो या तो वो इनमें से एक देगा, या तो 0.3 देगा या 0.1 देगा, दोनों मानना है आपको, ठीक है। या फिर अगर दोनों देता है तो 0.3 माइक्रोमीटर ही आपको टिक करके आना है, ठीक है दोस्तों। अरे समझ में आ गई क्या? अब सबसे बड़ी कोशिका की मैं अगर बात करूँ, यह तो सबसे छोटी कोशिका होगी। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ओस्ट्रिच एग। ओस्ट्रिच एग बोले तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है दुनिया की, ठीक है। उसके बाद में मैं कहूं सबसे लंबी कोशिका, या जंतु या मानव में सबसे लंबी बड़ी कोशिका, या मानव की सबसे बड़ी कोशिका, तो उसे मानोगे आप क्या? जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है उसे कहा जाता है। कौन सी? तंत्रिका कोशिका, या बोले तो नर्व सेल, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अरे सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात कर ली हमने। अब इसकी जो साइज होती है वो कितना भी हो सकता है, छोटी से लेकर के, भाई सबसे बड़ी ओस्ट्रिच एग है, इससे कम है, और माइकोप्लाज्मा से बड़े हैं सारे जीव, सभी कोशिकाएं। अब देखो, अब हम शेप की बात करते हैं, शेप ऑफ द सेल। शेप ऑफ द सेल, भाई जो कोशिका है उसका आकार कैसा होता है? कोशिका का आकृति, आकार तो पढ़ लिया, अब हमने पढ़ेंगे आकृति। भाई कैसी आकृति होती है कोशिका की? तो दोस्तों कोशिका की आकृति उसके कार्य के अनुसार होती है, अलग अलग होती है। कोशिका की आकृति राउंडेड भी होती है, यानी गोल भी होती है, राउंडेड हो गई, इलोंगेटेड हो गई यानी दीर्घीकृत, राउंडेड हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है, क्यूबोइडल हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से अनेक प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है, इनका आकार है वो अनेक प्रकार का हो सकता है। लेकिन एक चीज इसमें यह ध्यान रखना कि इनकी जो आकृति मिलती है कोशिका को, वो उसके कार्य के अनुसार मिलती है। यहां पे लिख लो, एनसीईआरटी में जितने भी आकार लिख रखे हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। कोशिका की आकृति
उसके कार्य के अनुसार होती है, कार्य के अनुसार होती है। कैसे? जैसे जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी कैसी होती है पता है आपको? बाइकॉनकेव। तो ये आरबीसी बाइकॉनकेव इसलिए होती है, मतलब बाइकॉनकेव ऐसे बोला जाता है, इस तरह की होती है बाइकॉनकेव, ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया है, ताकि उसमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन डिपॉजिट हो सके, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले जा सके। डब्ल्यूबीसी हो गई, ये कैसी होती है? अमीबॉइड होती है। अमीबॉइड क्यों होती है? अमीबॉइड इसलिए होती है क्योंकि ये कैसी होती है? बक्सकाण्विक होती है। और हमेशा अमीबा की कोशिका की आकृति वाले कैसे होते हैं? बक्सकाण्विक। इन्हें डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है यार? कोई चीज़ अगर गलत चीज़ आ रही है तो उसको मारना, उसको मैक्रोफेज का कार्य करता है ये। तो इस तरीके से यहाँ पर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि सभी कोशिकाएं उनके आकार के, उन सभी कोशिकाओं का आकृति उनके कार्य के अनुसार बनती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ द सेल। भाई कोशिका के प्रकार है वो कौन कौन से है, यहाँ से आपको बताता हूँ। अब आप कहोगे सर हमने 2 प्रकार की कोशिकाएं पढ़े, मैं आपको बताऊंगा 3 प्रकार की कोशिका, क्योंकि यार बायोलॉजी में थोड़ा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। क्या? थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 कौन सी है? आपने जो पढ़ी है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम आपको एक और पढ़ाएंगे, मीजोकैरियोटिक। कौन सी? मीजोकैरियोटिक। ये सब इतना हो गया। अब अगला पॉइंट लेते हैं हम। तीसरा पॉइंट हमारा टाइप ऑफ द सेल। तीसरा पॉइंट क्या है? टाइप ऑफ द सेल, मतलब कोशिका के प्रकार। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो मैं कहता हूं टाइप है वो कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? एक होगा प्रोकैरियोटिक, एक होगा यूकैरियोटिक, एक होगा मीजोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं असीम केंद्र की। ठीक है, इसका मतलब होता है ससीम केंद्र की। और इसको मीजोकैरियोटिक को क्या बोलते हैं वो हिंदी में मेरे को पता नहीं है, लेकिन इन दोनों को असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की बोला जाता है। ये कहाँ मिलते हैं? सभी प्रोकैरियोट, यानी बोले तो मोनेरा। मोनेरा में क्या होती है? प्रोकैरियोटिक। मोनेरा जगत के जो सदस्य होते हैं उनमें सभी कोशिकाएं कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक होगी। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होता है, क्या क्या विशेषताएं होती है, ये तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में ससीम केंद्र की मिलता है, जैसे प्रोटिस्टा से लेकर के कोर्डेटा तक, या एनिमेलिया मान लो, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। मीजोकैरियोटिक कहाँ होती है? ये प्रोटिस्टा के डाइनोफ्लेजलेट में होती है। डाइनोफ्लेजलेट में होती है, डाइनोफ्लेजलेट में प्रेजेंट होती है। अब इसमें क्या होता है? देखो, इसमें जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। इसकी बात करूँ तो इसकी विशेषता थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो हम ऐसे मान लेते हैं केंद्रक भी नहीं है, उसमें न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है, इधर केंद्रक झिल्ली और केंद्रक प्रेजेंट होता है। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक पहला नंबर का, दूसरा नंबर का यूकैरियोटिक और तीसरे नंबर का मीजोकैरियोटिक।
अब हमें सबसे पहले प्रोकैरियोटिक को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर यूकैरियोटिक को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है। पहले प्रोकैरियोटिक में सब कुछ एक साथ ही पढ़ लेंगे, प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होता है, कैसे चीज़ें हैं, और इसका जो मतलब क्लासिफिकेशन है वो तो हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अभी सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सेल बायोलॉजी में यही चीज़ पढ़ेंगे। और एक मीजोकैरियोटिक के बारे में थोड़ा सा अपन बताएंगे आपको, मीजोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है। उससे पहले आप भी डिसाइड करना, आप भी देखना, सर्च करना क्या होता है मीजोकैरियोटिक सेल, कहाँ कहाँ होती है, ये चीज़ें आप देखना। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कल से प्रोकैरियोटिक सेल अच्छे से। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल है ये। इस प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इसके कपड़ों के बारे में देखते हैं, इसका बाहरी आवरण देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या यूज लेंगे हम, बाहरी आवरण। बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम, बाहरी आवरण से लेके बिल्कुल अंदर से चलते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है बाहरी आवरण में। देखो, एक तो इसके अंदर ये रहेगी, एक ये है, एक ये है, 3 आपको लेयर दिख रही होगी। तो अंदर वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। क्या है ये, प्लाज्मा झिल्ली। अच्छा, तो क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है दोस्तों। उसके बाहर आपको मिलेगी सेल वॉल या कोशिका भित्ति। क्या, कोशिका भित्ति। और उसके बाहर आपको एक मिलता है ग्लाइकोकैलिक्स का, ग्लाइकोकैलिक्स का एक आवरण। ग्लाइकोकैलिक्स का इसका 2 चीज हो सकती है। ग्लाइकोकैलिक्स 2 चीज बनाता है, या तो ये बनाएगा कैप्सूल या ये बनाता है स्लाइम। या ऐसे मान लो ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिन होता है और सॉफ्ट होता है तो उसे बोल देते हैं हम स्लाइम। और अगर ये थिक होता है यानी मोटा होता है और हार्ड होता है तो इसे बोल देते हैं हम कैप्सूल। और कैप्सूल का मतलब है, कैप्सूल जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें कैप्सूल मोटा रहता है भाई, वहां पर थिकनेस चाहिए, मोटा आवरण होता है। ग्लाइकोकैलिक्स एक ऐसा आवरण है जिसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और जो भी रोगजनित बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया में क्या होता है, कैप्सूल होता है। उनमें क्या होगा, कैप्सूल होगा, क्योंकि उनके बाहर बड़ी मोटी लेयर होनी चाहिए। क्योंकि कोई बैक्टीरिया आपके आमाशय में जाएगा तो आपके आमाशय का अंदर जो जीवाणु बैठे, जो अम्ल बैठा है, वो क्या उसको पचा नहीं जाएगा क्या। इसलिए उनसे सुरक्षा करने के लिए आपके शरीर में जो मैक्रोफेजेज है, जो WBCs घूम रही है, ऐसे ढूंढ रही है, आपके शरीर में जो आर्मी बैठी है उस आर्मी को ढूंढना पड़े भाई, और पता ना निकले इसको। क्योंकि यार ये भी तो अडेप्टेशन कर सकते हैं। अरे वायरस, यही तो वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, सब जीव अपने आप को अनुकूलित करना जानते हैं, तो ये अडेप्टेड हो सकते हैं, अनुकूलित हो सकते हैं। तो इसका जो बाहरी आवरण होता है उसमें 3 चीजें आती है। एक तो ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ कुछ अंतर्वलन बनाती है, जिसके 2 भाग बनते हैं। या तो अंतर्वलन क्या बनाता है, मीजोसोम बनाता है। मीजोसोम क्या होता है कल देखेंगे हम। या फिर अगर इसके अंदर कुछ संचित हो गया है, कुछ पिगमेंट संचित हो जाते हैं, तो उसे बोल दिया जाता है क्या, क्रोमेटोफोर। क्या बोल दिया जाता है, क्रोमेटोफोर। और इसके पास में एक गोल सा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, जिसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड। ये इसके पास में एक प्लाज्मिड भी पाया जाता है।
और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। ये क्या है? राइबोसोम है। इसके पास में आपको पता हो तो कौन सा राइबोसोम होता है? 17S राइबोसोम होता है, 17S। और राइबोसोम की श्रृंखला, ये जो संरचना है इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, ये पॉलीसोम है। क्या है? पॉलीसोम है। पॉलीसोम किसको बोलते हैं? जब एक से ज़्यादा राइबोसोम आकर के एक mRNA पर, यानी ये mRNA है, इस पर ये तो क्या है? mRNA का स्ट्रैंड है और इस पर क्या लग रहे हैं? ये 70S राइबोसोम। तो इसको बोल दिया जाता है क्या? पॉलीसोम। इसको क्या बोल दिया जाता है? पॉलीसोम। तो ऐसे संरचना इसके अंदर पाई जाती है। अभी ये ध्यान रखना, अभी हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात करते हैं, फिर उसके सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, क्या क्या होता है सेल वॉल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, कैसी झिल्ली होती है। उसके बाद में हम चलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन मीजोसोम और ये क्रोमेटोफोर है, इनकी तरफ। इनके अंदर कुछ प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट जमा हो जाते हैं तो उसे क्रोमेटोफोर बोल दिया जाता है। ये क्या हो जाता है? अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जमा हो जाए, ये वाले जो है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, अगर ये जमा हो जाते हैं किसमें? एक अंतर्वलन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन में, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रोमेटोफोर कहा जाता है। तो इसकी डिटेल स्टडी हम कल अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। अगले वीडियो में बिल्कुल आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी मिलने वाली है। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखे, जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखे, बुरा लगा हो तो बुरा लिखे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक मास्क लगा के बाहर निकलना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार की सेवा करते रहिए। धन्यवाद।